What is up guys, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये है आपका पार्ट 4 ऑफ द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, आपका पॉलिटिकल साइंस का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर से ना 12 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे बोर्ड में, जो कि सबसे हाईएस्ट वेटेज है अगर हम बात करें इंडिविजुअल चैप्टर्स की पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, एक और प्लस ये एक बेस बन जाता है। अब आपको समझ में आता है कि यूएसएसआर क्या था, यूएसए कैसा था, तो वो सब चीज़ें आपकी सबको समझ में आने लग जाएगी इस चैप्टर के साथ साथ। तो हमने यहाँ तक सब समझ लिया कि यूएसएसआर था क्या, कैसे बना, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज डिसइंटीग्रेशन के, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज शॉक थेरेपी के। ठीक है, हमने वो सब देख लिया यहाँ तक आते आते। तो अब हमको क्या देखना है, देखो यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था। अब हमको जो देखना है ना, हमको देखना है क्या क्या टेंशन्स और क्या कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमारे फॉर्मर सोवियत यूनियन था ना, कुछ देखो। हाँ, जैसे हम बोलते हैं हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, तो वैसे इसमें भी इस घर में भी लड़ाइयाँ हो रही थी। तो हमको वो देखना है कि क्या लड़ाई हो रही थी, किन के बीच में लड़ाई हो रही थी, हमको वो सब देखना है। ठीक है, तो हम इसमें वो देखने वाले हैं। साथ साथ इंडिया का जो रिलेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जहाँ भी इंडिया की मेंशनिंग हो जाए ना, जहाँ भी आपको लिखा मिल जाए कि इंडिया, वो आपको ढंग से करना है, क्योंकि वो आपका एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसको मार्क कर लो इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं एकदम छेती। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये मैं हटा देता हूँ और हम लोग शुरू करेंगे विद टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जो हमारे फॉर्मर सोवियत सिस्टम में, रिपब्लिक में जो दिक्कतें आ रही थी हम वो देखते हैं। ठीक है, सो क्या दिक्कतें थी हम वो देखेंगे। आ जाओ। सो जैसे मैंने आपको बताया, मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेनी हैव हैड सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंसीज। ठीक है, तो बेसिकली इनके जो टेरिटरी था आपका, ऐसा नहीं था कि इनका जो एकदम टेरिटरी ऐसा बन रखा है पूरा आपका, मतलब ऐसा सा है कि ईस्ट यूरोप भी आ गया, सेंट्रल एशिया वाला पार्ट भी आ गया, आपका रशिया भी साथ साथ आ गया। तो ऐसा नहीं था कि ये सब पूरा पीसफुल थी, नहीं, पीसफुल नहीं था। काफ़ी सारे इंसर्जेंसीज, सिविल वॉर्स, जो आपकी सिविल वॉर जो होती है, राइट, सेशनिस्ट मूवमेंट्स जो होते हैं वो इंसर्जेंसी के अंदर ही काउंट होते हैं। सेशनिस्ट मूवमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली ऐसे मूवमेंट्स होते हैं कि हमको हमारी कंट्री से अलग होना है। ठीक है, जैसे आपका कोई ऐसा मूवमेंट हुआ हो जहाँ पे जैसे अभी खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, राइट, सो दैट इज अ सेशनिस्ट मूवमेंट कि हमको एक अलग नेशन चाहिए। जैसे पाकिस्तान मूवमेंट हुआ था, दैट वाज कि एक सेशनिस्ट मूवमेंट था इंडिया में, फॉर्मर इंडिया में, कि हमको पाकिस्तान अलग से चाहिए। तो दैट वाज अ सेशनिस्ट मूवमेंट। बेसिकली अलग होना होता है उस कंट्री के गवर्नमेंट और इस सब से। ठीक है, और अलग कंट्री चाहिए होती है। तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स, बहुत सारे ऐसी वॉर्स, इंसर्जेंसीज हमको देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो यह देखो, फर्स्ट चीज़ हमको क्या देखनी है, फर्स्ट रशिया में देखो, या का फर्स्ट। ठीक है, रशिया में टू रिपब्लिक्स जो हैं, चचेनिया एंड दाजिस्तान, आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट चचेनिया एंड दाजिस्तान जो है, ये टू रिपब्लिक्स है जहाँ पे वायलेंट, जो कि मैंने आपको बताया, सेशनिस्ट मूवमेंट्स हुए हैं। ठीक है, वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट्स हुए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट चीज याद रखना, रशिया में दो रिपब्लिक्स हैं। ठीक है, दाजिस्तान एंड चचेनिया है, उनमें बहुत ज्यादा वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट्स हुए हैं। साथ साथ सेकेंड चीज, मॉस्को के जो मेथड्स थे, किस चीज के मेथड्स, मॉस्को के, यहाँ का सेकंड पॉइंट है। ठीक है, मॉस्को के जो मेथड्स थे डील करने के लिए किसके साथ, चचेन रेबल्स के साथ, वो बहुत इनडिस्क्रिमिनेट माना गया है। ठीक है, इन एंड चेचेन रेबल जो थे, एंड द इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग्स हैव लेड टू मेनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। बेसिकली जिस हिसाब से मॉस्को गवर्नमेंट ने चेचेन रेबल्स के अगेंस्ट जो भी इन लोगों ने मिलिट्री बॉम्बिंग कराई है, उन सबको गलत बोला गया है बाय द ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो होते हैं ना, वो कहते हैं ये आपकी वायलेशंस हो रही हैं, आप नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, ताजिकिस्तान में, सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान में सिविल वॉर चल रही थी, जो कि 10 साल तक चली। 2001 में जाके, अभी रिसेंटली, मतलब 20 साल पहले ही ये वॉर खत्म हुई। ठीक है, तो आपका ये आता है थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट क्या होगा, तो अजरबैजान का जो डिस्ट्रिक्ट है ना, अजरबैजान का जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें अगर हम देखें, एक मिनट ना, हाँ, ओके, अजरबैजान का जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, नगोर्नो काराबाख वाला, वहां पे कुछ आर्मेनियंस थे जो जाके किससे मिल गए, आर्मेनिया से। ठीक है, बेसिकली आपका अजरबैजान एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है,
उधर सॉरी अजरबैजान के अंदर एक प्रोविंस है नगोर्नो काराबाख करके, वहां पे आर्मेनियन रहते थे और वो जाके किससे मिल गए, आर्मेनिया से। ठीक है, साथ साथ जॉर्जिया में इंडिपेंडेंस का डिमांड ना 2 प्रोविंसेस से आया है, जिसकी वजह से सिविल वॉर हो गया, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिल रहा है, सिविल वॉर। एंड देर आर मूवमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजीम्स। कहाँ पे, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया वगैरह जगह पे एक खुद की कंट्री, खुद की रिजीम की कंट्री नहीं, खुद की रिजीम के अगेंस्ट बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो आती है वो आती है कि फाइट हो रही है किस चीज़ के ऊपर, रिवर वाटर्स के ऊपर। तो जो फाइट चल रही है वो रिवर वाटर्स पे चल रही है कि किसको कितना पानी मिलेगा, किसका कितना कंट्रोल होगा, वो सब चीज़ों पे। ठीक है, इसकी वजह से बहुत इंस्टेबिलिटी हो गई है लोगों की लाइफ में। ठीक है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है हमारे, उनके पास इतना वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं, ऑयल वगैरह जो हमारे आ जाता है ना, वो सब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में आता है मोस्टली। तो इसकी वजह से एक जोन बन गया ये किसका, एक कंपटीशन का बिटवीन द आउटसाइड पास एंड ऑयल कंपनीज। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से, और क्योंकि ये रीजन रशिया के पास में पड़ता है, तो रशिया कहता है कि हमारा पूरा कंट्रोल लेना चाहिए इस पे, यूएस वगैरह वगैरह। ठीक है, हालांकि चाइना का बहुत कंट्रोल है इन जगहों पे, चाइना ने काफ़ी आधा मूवमेंट यहाँ पे कर लिए है और काफ़ी सारी अपने प्रोविंस यहाँ पे सेटअप कर लिए, प्रोविंस मतलब अपने काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज टाइप सेटअप कर लिए हैं। ठीक है, और बहुत सारे बाहर से भी, जैसे यूएस से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव आ रहा है, सपोर्ट बोलूँगा, इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि हमको यहाँ पे ना अपने एक कंट्रोल रखना है। क्या होता है ना, ये बेसिकली आपका ये वो जगह है जहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर यहाँ पे कंट्रोल जमा लो तो आपका बहुत इजीली एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग हो सकती है ऑयल की, आपकी बहुत हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज जो और बहुत बहुत सारी होती हैं, आप उसका बहुत आराम से रिसोर्सेज जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम अभी और देखें, आई बिलीव इसमें और इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हाँ ये बात थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चेकोस्लोवाकिया जो है ना, चेकोस्लोवाकिया, एक मिनट ना, हाँ, चेकोस्लोवाकिया जो है ना, उसका जो स्प्लिट हुआ था चेक एंड स्लोवैक में, वो बड़ा आराम से हुआ था, इतना कोई दिक्कत नहीं हुई थी, बहुत आराम से एक पीसफुल तरीके से हुआ। बट यूगोस्लाविया में जब वो क्रोशिया, स्लोवेनियन, बॉस्निया एंड हेर्जेगोविना में जब हुआ था डिवाइड, तब जो 1991 में जो दिक्कतें आई, इतना ज़्यादा मैसेकर होने लग गया सर्ब बॉस्नियंस का कि दिक्कत इतनी बढ़ गई कि इसको ऑलमोस्ट, मतलब मैं आपको सही बताऊँ, इसमें लिखा नहीं पर वो इसको बोला था जेनोसाइड हो रहा था। ठीक है, जेनोसाइड, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ मैंने अभी क्या समझाया, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली आपका जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते थे। कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे कैसे कैसे, रशिया में चेचेनिया एंड दागिस्तान जो 2 प्रोविंस हमारे, वहाँ पे हमको ना वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट्स देखने को मिले हैं। साथ साथ मॉस्को ने जिस हिसाब से चेचन रेबल्स के अगेंस्ट अपना एक इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग कराई है, उसको बोला है कि इसमें बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है। ताजिकिस्तान में एक सिविल वॉर चली थी 10 साल के लिए, 2000 के ठीक हुई थी। ठीक है, उसके अलावा अजरबैजान के प्रोविंस में ना, नागोर्नो कराबाख जो प्रोविंस है उसके अंडर, अजरबैजान के अंडर, वहां पे कुछ आर्मेनियंस लोग रहते थे। ठीक है, वो आर्मेनियंस आके किससे मिल गए, आर्मेनिया से। उसके साथ साथ बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजीम, जैसे यूक्रेन के अंदर, किर्गिस्तान के अंदर, जॉर्जिया के अंडर, और बहुत सारे रिवर वाटर की शेयरिंग पे, रिवर वाटर के एक्सेस पे, रिवर वाटर पे किसका हक है, उन सब चीज़ों पे बहुत सारी फाइट्स होने लगी हैं। साथ साथ सेंट्रल एशिया में जो वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं, ऑयल वगैरह हैं, उसकी वजह से बाहर की पार और वहाँ रशिया के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। ठीक है, बिटरनेस रही है। चेकोस्लोवाकिया काफ़ी आराम से पीसफुली स्प्लिट हुआ था, बट यूगोस्लाविया जब स्प्लिट हुआ तो उसमें नॉन सर्ब बॉस्नियंस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई एंड एक जेनोसाइड शुरू हो गया था। ठीक है, उनके अगेंस्ट। अब हम बात करते हैं, आपका होप ये समझ आ जाएगा ढंग से। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, इंडिया और हमारी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो इंडिया का ना काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन रहा है किसके साथ, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री का, स्पेशली रशिया के साथ। हमारा जो रिलेशन है विद द यूएसएसआर, पोस्ट यूएसएसआर, साथ साथ हमारा सबसे अच्छा रिलेशनशिप किसके साथ है, रशिया के साथ है। क्यों है, हमारे एस्पेक्ट्स क्या है रशिया के साथ फॉरेन पॉलिसी के। हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या है, कौन है, वो है रशिया। अब वो इम्पोर्टेंट क्यों है हमको वो भी समझना है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि हमारा जो
हिस्ट्री रही है ना हमारे रिलेशनशिप की, वो ट्रस्ट पे बिल्डअप कर रखी है, ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट पे, जहाँ पे हमारे बहुत सारे रीजनल जो हमारे हीरोज हैं, इंडियन हीरोज, जैसे राज कपूर जी हो गए, अमिताभ बच्चन सर हो गए, वो सारे ना रशिया में इतने फेमस है कि हाउस होल्ड में नाम चलता है उनका। हमारे गाने, हमारे सारे गाने जो हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के, वो वहाँ पे बहुत फेमस रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कल्चर वाइज जो इन्फ्लुएंस रहा है। साथ साथ इंडिया और रशिया ना एक चीज से बहुत ज्यादा हद तक मानते हैं, वो है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अब भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, व्हाट डू वी मीन? मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है क्या बेसिकली? हमने सीखा यूनिपोलर, हमने सीखा बाइपोलर। तो मल्टीपोलर क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक मिनट ना। अगर आपने नहीं देखा होगा ढंग से तो एक यार, मेरा ना थोड़ा सा लैग सा हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, एंड जस्ट चेक दिस बाद में। बट एक होता है आपका यूनिपोलर, इससे ढंग से हो नहीं रहा, आपको समझ में नहीं आएगा, वरना मैं इससे ट्राई कर लेता हूँ एक बार, एक मिनट रुको। इधर, या 2 मिनट, यहाँ कर लेते हैं। एक होता है यूनिपोलर, ठीक है, एक होता है बाइपोलर, और एक होता है क्या हो रहा है, मल्टीपोलर। यूनिपोलर मतलब एक जो है वो पूरा इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है एक ही कंट्री का, या एक ही किसी भी चीज में। अगर किसी एक पार्टी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है तो उसको हम यूनिपोलर बोलते हैं। अगर दो का होता है तो बाइपोलर, और अगर बहुत सारे हैं तो मल्टीपोलर, ठीक है। तो वही चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो हम लोग ना मल्टीपोलर में मानते हैं, मतलब को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पार्ट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, कलेक्टिव सिक्योरिटी। उसकी वजह से क्या होगा, एक चीज देखो, कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब क्या है? एक पे अटैक, सब पे अटैक। साथ साथ ग्रेटर रीजनलिज्म, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स, यूएन जैसी बॉडीज का आना, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होना, ठीक है। सब हर कंट्री का अलग से डिसीजन जो होना वो यूएन या वैसी बॉडी के थ्रू होना, ठीक है। उसको स्ट्रेंथन करो, डेमोक्रेटाइज करो, एम्पावर करो। तो वो सारी चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। साथ साथ अब हमने ये समझ लिया कि क्या क्या चीजें में हम करते हैं। इंडिया क्या बेनिफिट कर रहा है रशिया से? तो इंडिया जो बेनिफिट कर रहा है वो ये है कि कश्मीर जैसे इशू पे हमारी हर बार हेल्प करता है। कौन? रशिया। एनर्जी सप्लाईज वगैरह पे हमको एनर्जी सप्लाई इतने सारा जो देता है वो है रशिया। इंफॉर्मेशन शेयर करता है इंटरनेशनल टेररिज्म पे, तो वो भी रशिया की ही करता है। ये सब चीजें जो हैं ये हमारा रशिया के साथ इतना अच्छा कनेक्शन होने की वजह से ही हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये मगर लास्ट 2 पैराग्राफ आपके आ जाते हैं, ठीक है। एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड बैलेंसिंग रिलेशंस विद चाइना टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशन, बिकॉज इंडिया इज द सेकेंड, एक सेकेंड ना, ये थोड़ा मैं आगे आ गया आई बिलीव। नहीं नहीं, सही है, सही है, सही है, ठीक है। सेंट्रल एशिया का एक्सेस और रिलेशन बैलेंस करना हमको रशिया से मिल रहा है। पर रशिया क्या, अब देखो, अगर रशिया हमारे साथ है किसी भी ट्रीटी के अंदर, तो वो कुछ तो अपना भी बेनिफिट देखेगा। तो रशिया का बेनिफिट ये है कि हम सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स की मार्केट है रशिया के लिए, तो उनकी बहुत बड़ी मार्केट रहते हैं उनकी आर्म्स वगैरह डीलिंग के लिए। इंडिया की जो मिलिट्री होगा सबसे ज्यादा हार्डवेयर कहाँ से मिलता है? रशिया से मिलता है, ठीक है। साथ साथ इंडिया क्योंकि एक ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, तो उनके लिए बहुत फायदा है। रशिया जो है वो important है टू इंडिया, एंड हैज रिपीटेडली कम टू द असिस्टेंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ऑयल क्राइसिस, ठीक है। साथ साथ इंडिया जो है वो अपना ना एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं उसे इंक्रीज करने का ट्राई कर रहा है, जो इम्पोर्ट्स है रशिया से एंड कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान जैसे जगहों से, तो ये उनके लिए बेनिफिट हो रहा है। कॉपरेशन जो है इन रिपब्लिक इंक्लूड करता है पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑयल फील्ड्स। रशिया जो है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी के लिए, क्योंकि हमारा और स्पेस वगैरह इंडस्ट्री में, क्यों? क्योंकि एक एक उसका नाम, रॉकेट रॉकेट का नाम पता है क्या है? क्रायोजेनिक रॉकेट। तो वो जो क्रायोजेनिक रॉकेट है ना वो हमें किसने दिया था? रशिया ने दिया था, ताकि हम लोग अच्छे खासे सेंट्रल बजट कर पाए। तो ये उन चीज़ों में इनने हमारी हेल्प करी है। तो इसके वो ढंग से रिकप ले लेते हैं और फिर हम चलते हैं। तो रिकप देखते हैं यहाँ से। देखो,
इंडिया जो है ना उसने अपना काफी अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रखा है सारी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ। साथ साथ सबसे अच्छा हमारा रहा है रशिया के साथ, ठीक है। उनका रशिया हमारा काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी में। हमारा जो रिलेशन रहा है वो ट्रस्ट पे और कॉमन इंटरेस्ट पे रहा है हर बार। हम लोग ना मल्टीपोलर वर्ल्ड में मानते हैं, तो राज कपूर जैसे, साहब कपूर साहब जैसे, अमिताभ बच्चन साहब जैसे लोग बहुत फेमस है वहाँ पे। हमारे बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं हिंदी सॉन्ग्स वहाँ पे बहुत फेमस है, ठीक है। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है? को एग्जिस्टेंस, बेसिकली को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पास, जो साथ में मिलकर काम करें, सबका अलग पॉलिसी हो हमारी फॉरेन पॉलिसी, पर सब लोग एक ऐसी पॉलिसी जैसे एक ऐसी एजेंसी जैसे यूएन हो गया, उनमें आप साथ में काम करें ताकि सबका अच्छा खासा डेवलपमेंट हो, ठीक है। और साथ साथ इंडिया जो है क्या बेनिफिट ले रहा है ये रशिया के साथ अपने इस रिलेशनशिप में? तो कश्मीर इश्यूज में वो हमारी उन्होंने बहुत हेल्प करी है। एनर्जी की सप्लाई हमको बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ से। इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो रशिया हमारे से, हम उनके साथ फॉर इंटरनेशनल टेररिज्म जो भी हमारी चीज़ होती हैं, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल एशिया का एक्सेस हमको मिल रहा है उनकी वजह से ही। एंड रिलेशन जो बैलेंस हो रहे हैं चाइना के साथ वो इनकी वजह से हो रहे हैं। अब रशिया क्या हमारे साथ कमा रहा है? रशिया ये कमा रहा है कि हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसके लिए, उसकी आम नागरिक के लिए, तो उनके लिए बहुत प्रॉफिट है ये चीज़, ठीक है। साथ 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 अगर देखोगे सबसे ज़्यादा हार्डवेयर हमारी मिलिट्री में किस कहाँ से मिलता है हमको? रशिया से ही मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ इंडिया जो है वो एक ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, इसकी वजह से रशिया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है हमारे लिए, ठीक है। एनर्जी इंपोर्ट्स हमारे रशिया से बहुत बढ़ा रखे हैं, जैसे कजाकिस्तान से भी बढ़ा रखे हैं, तुर्कमेनिस्तान से भी बढ़ा रखे हैं। रशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी का, साथ साथ हमारा साइंटिफिक प्रोग्राम्स का। जैसे क्रायोजेनिक रॉकेट हो गया, उनने हमको क्रायोजेनिक रॉकेट दिया था ताकि हम लोग आराम से अपना साइंटिफिक प्रोजेक्ट कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं विद रिलेशनशिप विद हमारा सोवियत यूनियन, स्पेशली रशिया। यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोवियत इकोनॉमी इज रॉन्ग? Socialism was the dominant ideology. True है. State ownership control existed over the factor of production. True है. People enjoyed economic freedom. Every aspect of the country economy was planned and controlled by the state. तो आपका गलत आंसर क्या हो गया? People enjoyed economic freedom. Arrange the following in chronological order. तो आपको ये बताया तो सोवियत इन्वेजन जो है वो हुआ था आपका कब? 79 में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 79 में हुआ था। बर्लिन वॉल आपकी 89 में गिरी थी, आपको आई होप आपको याद है। 91 में डिसइंटीग्रेशन हो गई थी एंड 1917 में बन चुका था। सो आप ये लगा सकते हो कि ये जो है ये आपका 1 है, ठीक है। ये आपका 1 हो गया, आपका ये जो है ये 2 हो गया, आपका बर्लिन वॉर जो है वो 3 हो गई और आपका ये 4 हो गया, ठीक है। याद रखना, डेट से याद रखना, काफ़ी है इंपॉर्टेंट रहती है, ये हेल्प होता है। अगला देखो, विच अमंग द फॉलोइंग is not an outcome of the disintegration of the USSR? Another ideological war? True है। Both of CIS ये भी ट्रू है। Change the balance of power in world war? ट्रू है। क्राइसिस इन मिडिल ईस्ट ये गलत है आपका, क्राइसिस की कोई दिक्कत हमारा इससे connected नहीं है। मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव रिफॉर्म्स लाए थे, ठीक है, ये आपका 1 आ गया। शॉक थेरेपी क्या है? इकोनॉमिक मॉडल है, तो आप ये भी लगा लो। रशिया क्या है? सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। बोरिस येल्टसिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, याद ही होगा। वॉर्सो पैक्ट एक मिलिट्री पैक्ट है। तो आप ये सब देख सकते हो, काफी इजी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। ये भी देख लो। The Soviet political system was based on socialist capitalist ideology. Dash was the military alliance started by USSR, Warsaw Pact जो था। Dash party dominated the Soviet Union political system, Communist Party. Dash initiated the reforms in the USSR in 1985, Mikhail Gorbachev. The fall of the Berlin Wall, याद रखना fall मतलब Berlin Wall। बाकी आप ये जो 3-4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है वैसे, आप ये अपना देख सकते हो, चैप्टर खत्म होता है इसी के साथ हमारा। इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट पार्ट निकालूंगा हमारे एडेड टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हमारा CIS आ जाएगा, ये सोवियत इन्वेजन आ जाएगी, हमारे तीनों जो हमारी वॉर 4 वॉर हो रखी हैं ऐसे, वो हमको दिख जाएंगी क्या कैसे क्या होता था। तो हाँ, इसी के साथ खत्म करते हैं आज। छोटे लंबा करूंगा नहीं, 18 मिनट वैसे हो गए, 19 हो गए वैसे तो, ठीक है। निकलता हूँ इसके साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर, कर हर मैदान फतेह।